दोस्तों मैं हूं अभी अंडरबेली में। अंडरबेली क्या होता है? अंडरबेली मतलब किसी भी गाड़ी का निचला स्थान जहां पर मैकेनिकल पार्ट बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे होजेस बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे सस्पेंशन यूनिट वगैरह जितने भी फंक्शनल पार्ट्स है ना वो यहाँ पर आपको विजिबल दिखाई देते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो पार्ट है ना ये एक्चुअली मारुति सुजुकी विक्टोरस का सिलेंडर है, सीएनजी सिलेंडर, क्योंकि ये विक्टोरस सीएनजी है। अब मारुति सुजुकी ने बताया कि उन्होंने रिवॉल्यूशनाइज किया है, उन्होंने अंडरबेली जब से जो है वो डाला है गाड़ी के अंदर, तब से बूट स्पेस बहुत बढ़ गई है। बट बात ये है कि भाई सेफ्टी कितनी हैम्पर हुई है, कि सच में अंडरबेली डालने से कुछ हमें एडवांटेज मिला भी है नहीं, या नुकसान तो नहीं हमने ज्यादा कर लिया, क्योंकि सेफ्टी ऐसा लोग कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज होती है। बट टुडे इन दिस वीडियो हम लोग यही तो जानेंगे यार। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग अंडरबेली सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। ये जो सिलेंडर है ना ये एक्चुअली बना हुआ था एलॉयज से, और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यहाँ पर दी है ये काफी हार्ड प्लास्टिक है। ये इतनी जल्दी टूटने वाली प्लास्टिक है नहीं, ये तो हाथ से तो कोई मतलब ही नहीं है। नीचे से अगर इम्पैक्ट होगा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा तब जाके ये ब्रेक होगी, और उसके बाद में सिलेंडर जो है वो एक्सेसिबल यहाँ से होगा। इसके होजेस वगैरह भी जो है वो काफी सेफ जोन में लगाए हुए हैं, जो कि एक्चुअली ग्राउंड क्लियरेंस से काफी ऊपर प्लेस्ड है। इसकी वजह से होजेस तो एक्सपोज्ड नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। और ये जो सिलेंडर है ना ये 55 लीटर वाटर कैपेसिटी के साथ में आता है, जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा when it comes to filling in practical life। अब जरा सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों मेरे पास में आई है विक्टोरस सीएनजी। अब ये गाड़ी जो है वो बहुत चर्चित रही है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स में पता चल रहा है भाई। लेकिन ऐसा क्या है विक्टोरस सीएनजी में कि आपको ये खरीदनी चाहिए और आपको ये करनी चाहिए अवॉइड? तो चलिए आज इस 2500 किलोमीटर चलाने के बाद में जो हमारे इनपुट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करने का एक्चुअली टाइम आ चुका है। तो भैया वो लोग जिनको अनबायस्ड कंटेंट थोड़ा पसंद है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के लोग तो वीडियो देख के सब्सक्राइब करना भी सही नहीं समझते। एनीवे, कम विद मी। देखो दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में मैं बताऊंगा आपको कि ये जो अंडर द बेली सिलेंडर माउंटिंग है ना ये कितना सेफ है, कितना रिलायबल है और कितना ये एक्चुअली अनसेफ है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे अगला पार्ट जो है वो माइलेज का, और फिर हम बात करेंगे क्या ये सच में ग्रैंड विटारा, हाईराइडर और इस सेगमेंट में आने वाली और सीएनजी गाड़ियां जो एक्चुअली सूडो सीएनजी गाड़ियां हैं उनसे कितनी बेहतर है और क्या ये खरीदनी चाहिए कि नहीं। देखो सबसे पहले तो अगर मैं इसके अंडरबेली सिलेंडर के बारे में बात करूं ना तो ये एक्चुअली एलॉयज के साथ में बना हुआ है, प्लस इसके अंदर लगा हुआ है कार्बन फाइबर, ताकि उसको रीइंफोर्स करके एक बेहतरीन बिल्ट इसको मिल सके। तो इसके अंदर स्ट्रेंथ है एलॉय की भी एंड कार्बन फाइबर की भी। दैट मीन्स कि ये सुपीरियर बहुत है, आप इजीली इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ आप ध्यान रखना कि इसके ऊपर वो एक प्लास्टिक का कवर भी लगा हुआ है। तो सबसे पहला जो मुद्दा आता है ना, सब लोगों को लगता है कि यार नीचे से अगर हिट हो गई गाड़ी तो सिलेंडर लीक होने से ब्लास्ट हो सकता है, गाड़ी के अंदर जो है विस्फोट हो सकता है। बट भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितनी फैक्ट्री फिटेड सीएनजी आती है मारुति सुजुकी गाड़ियों के अंदर, उनके अंदर प्रेशर रिलीफ एंड गैस शट ऑफ मैकेनिज्म आता है। दैट मीन्स ये रिड्यूस कर देता है लीकेज के रिस्क को आफ्टर एबनॉर्मल प्रेशर, या नीचे से अगर हिट हुई, कुछ कहीं से लीक होने लगी है तो वो आगे इंजन तक सप्लाई ही नहीं करता उसको। और इसका फायदा ये है कि जब गैस आगे तक जाएगी ही नहीं तो इग्निशन होने के चांसेस, इंजन में आग लगने के, गाड़ी के अंदर आग लगने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ना के बराबर। अब देखो सीएनजी सिलेंडर जब नीचे माउंट होता है ना तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी थोड़ी नीचे चली जाती है, जो हैंडलिंग ज्यादा बेटर देती है। जिन गाड़ियों में सीएनजी जो है वो बूट में दिया गया है उन गाड़ियों में आपको ज्यादा बॉडी रोल महसूस होगा कंपैरेटिव टू विक्टोरस। देखो हमें ना सिलेंडर से बहुत फियर है, हमने लोगों के घर में आग लगते हुए देखी है, लोगों की कैजुअलिटी रेट्स हमने ऐसे केसेस में हाई देखे हैं, और इसी को हम कंपेयर कर लेते हैं गाड़ियों के साथ में भी। और इसीलिए अंडरबेली जो है वो सबको ऐसा लगता है कि भाई अंडरबेली दे दिया है यार, कुछ ना कुछ तो इसके डिसएडवांटेज होंगे, लेने से लोग तरकते हैं। और कम से कम एक फैक्टर दिमाग में रहता है कि भाई मेरी गाड़ी के नीचे जो है वो सीएनजी सिलेंडर माउंटेड है। बट इसका एडवांटेज आपको एक और बताता हूं मैं आपको। अगर गाड़ी का जो सिलेंडर है अगर गाड़ी के बूट के अंदर माउंटेड है तो उसके दो डिसएडवांटेजेस होंगे। एक तो ये जो रियर इंपैक्ट होगा ना
उसमें सिलेंडर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड एक एक्स्ट्रा कवर भी नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि जो इसका केबिन है वहां पर डैमेज ज्यादा पहुंचे। और साथ ही साथ जो होसेस होते हैं सिलेंडर के साथ में जो गैस कैरी करते हैं वो आगे इंजन तक जाते हैं, वो पूरे बूट में ना विजिबल होते हैं, उससे गाड़ी की साफ सफाई में भी थोड़ी सी तकलीफ आती है एंड एक ना एस्थेटिक अपील वो जो है वो नहीं देती है फिर। तो ये मैंने कुछ आपको प्रोस एंड कॉन्स बता दिए गाड़ी के अंदर अंडर द वैली सीएनजी सिलेंडर होने के। और अब सीधा जो है मैं आपको लेके चलता हूं इसके माइलेज टेस्ट पे, जिसमें मैं आपको गाड़ी की ड्राइव के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों सीएनजी स्टेशन पे चलते हैं और उसके बाद इसका ऑडोमीटर 0 करेंगे एंड केवल 2 kg ही जो है वो सीएनजी डालेंगे, इसको थोड़ा सा हाईवे रन करेंगे एंड बाकी सारा रिमेनिंग ऑफ द पार्ट जो है वो हम लोग चलेंगे सिटी के अंदर। दैट मीन्स कि 30 और 70% सिटी में, 30% केवल हाईवे पे। चलो 2 kg सीएनजी डलवाने के बाद में हमने ऑडोमीटर कर दिया ये 0। अभी देखो पेट्रोल पे एक्टिव है। अब यहाँ से मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा ये आ चुकी है अब सीएनजी, ठीक है। चलो जी, देखो दोस्तों इस इंजन की ना एक खासियत है, ये बहुत स्मूथ है, रिफाइंड है, फालतू की इसके अंदर से जो है वो नॉइज नहीं आती, एकदम वेल बैलेंस्ड है ये इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है। और पता है आपको क्या बात पसंद आएगी इस इंजन की, जैसा ये पेट्रोल पे चलता है बिल्कुल वैसा ही सीएनजी पे चलता है। मतलब अगर मैं अभी इसको पेट्रोल पे कर दूं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये पेट्रोल पे है, सेम आवाज है, सेम परफॉर्मेंस है। और बस जब ये सीएनजी पे आता है ना तो एक छोटी सी आवाज आ जाए टक, और वो भी शायद ऑडिबल ना हो क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट है, हम लोग चेक करते रहते हैं इधर उधर की चीजें, इसलिए हमें वो आवाज भी समझ में आ जाती है, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छी चीज ये है कि ये पेट्रोल पे तकरीबन 10-12 सेकंड के लिए ही एक्टिव रहता है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो उसके तुरंत बाद ये सीएनजी पे एक्टिवेट हो जाता है। अब जब तक हम लोग इसकी सीएनजी पूरी खत्म नहीं कर देते तब तक हम इसका ड्राइव रिव्यू कर लेते हैं और लास्ट में आके मैं इसका माइलेज आपको बता दूंगा। जो स्टीयरिंग का फीडबैक है ना, इट इज नॉट दैट गुड, मतलब रेस्पॉन्सिव सा नजर नहीं आता। तो ये तो नहीं कह सकते कि बेस्ट स्टीयरिंग व्हील है इस सेगमेंट में, बट ओवरऑल ठीक है। मतलब कम्यूटर सेगमेंट के हिसाब से ये गाड़ी, क्योंकि कम्यूटर सेगमेंट में अब आ चुकी है सीएनजी में आते ही, तो उस लिहाज से एक्सेप्टेबल है परफॉर्मेंस इसकी। ब्रेकिंग इज गुड, मतलब ब्रेकिंग में सवाल नहीं है। इसके फ्रंट में डिस्क है, रियर वाले डिस्क नहीं है इस वाले वेरिएंट में, एंड सीएनजी के अंदर आते भी नहीं है। कुछ चीजों से तो आपको वंचित रहना पड़ेगा अगर आप सीएनजी खरीद रहे हो, उनमें से एक ना एक्चुअली सनरूफ भी है। तो अगर आपको सनरूफ खरीदनी है तो आप नॉन सीएनजी वर्जन खरीद सकते हो, एज एन ऑप्शनल वेरिएंट इसका आता है, उसके अंदर जो है वो सनरूफ आ जाती है। अब दोस्तों हम लोग जिस पैच पे अभी आए हैं ना, ये हाईवे है। अभी पीछे हम लोग सिटी छोड़ गए हैं, दोबारा सिटी के अंदर जो है वो आएंगे। हाईवे पे आप क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करो, इसके टॉप वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल आता है, सेट कर दो इसको। मैंने 64 की स्पीड पे रखा हुआ है। एक डेड पेडल दिया हुआ है, एबीसी पेडल के बीच में डिस्टेंसेस काफी बेहतरीन है। मेरे पैर जबकि दोनों साइड ही रब हो रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ना तो ये पेट्रोल पे और ना ही सीएनजी पे फ्यूल एफिशिएंसी बताती है एंड ना ही डिस्टेंस टू एम्प्टी बताती है, एंड दैट इज अ ग्रेट कॉन यार। पता नहीं क्यों सीएनजी तो चलो फिर भी हम लोग को समझ में आता है कि यार सीएनजी में क्यों ही बताना डिस्टेंस टू एम्प्टी, बट एटलीस्ट पेट्रोल में तो होना चाहिए, हमें पता रहनी चाहिए कितनी रेंज है गाड़ी की, और कहीं से भी हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। गाड़ी के अंदर यूज किया गया 215 सेक्शन का टायर्स, एंड थैंक्स टू मारुति कि उन्होंने बेस वेरिएंट से ही ये रखा हुआ है। अभी जो टायर है वो आप स्टील रिम में ले सकते हो। आप ये जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसमें आपको मोनोटोन एलॉय व्हील मिलता है, एंड ये साइज मुझे सही लगा। मतलब ऐसा कोई रोड नॉइज गाड़ी के अंदर नहीं आती है, ना किसी तरीके की विंड नॉइज है, तो एरोडायनामिकली इट इज करेक्टली गुड, और इंसुलेशन भी बेहतरीन है। अगर मैं यहीं पे Hyundai की बात करूँ ना, उनके पास में कैपेबिलिटी है। हालांकि किया ने तो ये किया भी अपनी 7 सीटर कैरेंस के साथ में, वो क्लेविस के साथ में नहीं, कैरेंस के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और Hyundai तो अभी एक्सपेरिमेंट करने के जोन में भी नहीं है। Hyundai के हिसाब से वो अपनी एंट्री लेवल गाड़ियों में ही, जिसमें 1.2 लीटर का इंजन आता है, उन्हीं गाड़ियों तक सीएनजी रखने वाला है, और उनमें भी वेन्यू एंड i20 जैसे प्रोडक्ट में वो सीएनजी नहीं देता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो 2-3 गाड़ियां हैं जिनमें ग्रैंड आई10, ऑरा एंड एक्स्ट्रा जैसी गाड़ियां हैं। ये बात समझ में नहीं आती कि Hyundai इसको सीरियसली ले क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जो सीएनजी की सेल्स है ना वो एक्चुअली में बेहतरीन है नंबर्स के मामले में। और अगर टॉप प्लेइंग कंटेंडर्स की लिस्ट बनाई जाए, नेक्सॉन हो गया, पंच हो गया, उसमें सीएनजी का मेजर रोल प्ले है। देखो सस्पेंशन जो है ना वो सॉफ्टवेयर एंड पे है, और मैं कहूँ
कि यार वो सिटी के लिए ज्यादा बेहतर है। मतलब हाईवेज के लिए आपको हल्का सा बॉडी रोल इस गाड़ी के अंदर नजर आएगा, जबकि इसके अंदर सीएनजी सिलेंडर जो है बिल्कुल नीचे माउंटेड है। सॉफ्टवेयर एंड पे होने की वजह से इसकी ड्राइव क्वालिटी थोड़ी बेहतर है, एक्सपीरियंस अच्छा है, कंफर्ट बेहतरीन है। ये 1.5 लीटर का इंजन हमने बहुत सारे गाड़ियों के अंदर देखा है, बट किसी भी गाड़ी में हमने इसका परफॉर्मेंस वर्जन नहीं देखा। इसके अंदर में भी कोई ऐसा हाई परफॉर्मेंस नहीं है इस गाड़ी का। अगर आपको कोई परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए ना तो थोड़ा टाटा नेक्सॉन सीएनजी कंसिडरेबल रहती है, बट उसका सिटी का माइलेज ऐसा है कि आप शायद सीएनजी में उसको लेना ही ना चाहो, फिर बेटर है कि आप डीजल में जाओ, क्योंकि वो सिटी में ही 17-18 का माइलेज देती है। एंड दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ दैट कार, क्योंकि वो माइलेज ऑफर इतना ज्यादा नहीं कर पाती। अगर आपको स्मूथ, रिफाइंडनेस, रिलायबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स चाहिए ना, तो मुझे लगता है कि फिर विक्टोरियस से बेटर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपको परफॉर्मेंस से थोड़ा सा वन आर्म डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। एयर कंडीशनिंग यूनिट हो, विजिबिलिटी हो, या ओवरऑल गाड़ी के जो डायनामिक्स हैं वो मुझे एप्ट लगते हैं। स्पेशली जो परफॉर्मेंस है इसके एयर कंडीशनिंग यूनिट की, वो लाजवाब है। मतलब 10 मिनट के अंदर ये पूरे गाड़ी को ठंडा कर देता है। हालांकि ये जो एयर कंडीशनिंग यूनिट है, इट इज द सेम व्हिच इज यूज्ड इन ग्रैंड विटारा, हाईराइडर के अंदर, या मे बी ब्रेजा। इसकी लाइटिंग को लेके मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ। हालांकि इसका जो प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप है वो सिंगल बैरल के साथ में ही आता है, ऐसा नहीं कि आपको दो दिए गए हैं जैसे ब्रेजा में ऑफर करती है मारुति सुजुकी। और जो सिंगल बैरल है ना, वो भी कमाल का काम करता है। और फिर इसके नीचे प्रोजेक्टेड ही आपको फॉग लैंप यूनिट भी मिलती है, तो पूरा जगमगा देती है ये। और लो बीम पे भी काफी अच्छी विजिबिलिटी देती है विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन्स आए। आगे से आने वाला कोई बंदे को जो है वो लो बीम हाई बीम की तरीके से नहीं लगती। कुछ गाड़ियों में, इनफैक्ट आफ्टर मार्केट प्लेसमेंट में हमने अक्सर देखा है कि लो बीम भी ऐसे स्कैटर कर देती है जैसे हाई बीम हो, तो वो शिकायत इसके अंदर नहीं है। दोस्तों, हम 36 किलोमीटर चल चुके हैं और यहाँ पर देखो एसी कंटिन्यूअसली चल रहा है। देखो पानी आ चुका है पूरे में, तो ये मेरे ख्याल में मॉइस्चर जो है कंडेंसेशन की वजह से। और इसका ना मैंने नीचे वाला पार्ट देखा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसमें पूरे में पानी रहता है। ये देखो मेरे हाथ पे, मैं एक क्लाइमेट एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी रेनी सीजन है दिल्ली एनसीआर में, हम तभी टेस्ट कर रहे हैं। दिस कुड बी द रीजन यहाँ पर जो है वो पानी वगैरह आ रहा है, क्योंकि ये 1 महीने से 1.25 महीने से हमारे पास में है, तब पहले नहीं आता था। अभी कुछ 5-6 दिनों से हम यहाँ पे पानी जरूर नोटिस कर रहे हैं। तो गाइस पेट्रोल पे आ चुकी है, जस्ट अभी पेट्रोल पे है। मैं तब से देख रहा था यार हो जाए, कितनी चलाई, 2 केजी सीएनजी को इतनी ज्यादा थोड़ी होती है। विक्टोरियस अगर आप सीएनजी में ले रहे हो ना, तो एक्चुअली 4 ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है, LXi, VXi, ZXi एंड ZXi का एक डुअल टोन वर्जन है। टेक्निकली 3 ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। 11,50,000 रुपए से इसकी एक्स शोरूम स्टार्ट हो जाती है सीएनजी में, 14,72,000 रुपए के आसपास इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट जो है वो जाती है। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं भाई, सच बता रहा हूँ, इस गाड़ी के अंदर जो सीएनजी ओनर्स कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे भाई। देखो मारुति सुजुकी ने इसका ADAS फंक्शन जो है वो लिमिट किया हुआ है केवल और केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तक, यानी कि पेट्रोल में मैनुअल एंड सीएनजी वाले कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं करने वाले। अब लेदरेट सीट्स हो या लेदरेट स्टीयरिंग व्हील या वो न्यू एज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहां तक तो वेंटिलेटेड सीट्स और इलेक्ट्रिक सीट्स भी आपको नहीं मिलेगी। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीदने के बावजूद भी हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो फोल्डिंग ORVM नहीं मिलता है। और भी बहुत सारी फीचर्स है, जिनमें से एयर प्योरीफायर, बड़ी 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्रंट के सेंसर्स एंड ओवर द एयर अपडेट्स, यानी कि इंटरनेट इनसाइड गाड़ी के अंदर नहीं आता है इवन इफ यू बाय ZXi वेरिएंट। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि अगर आप गाड़ी काफी गर्म है तो इसके इंजन बे को एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे रबराइज किया हुआ है, बट स्टिल यहाँ से हीट बहुत ज्यादा निकलती है कि आप इसको उठा नहीं पाते हो। गाड़ी के अंदर ये जो लगा हुआ इंजन है वो बहुत सारी गाड़ियों में आता है, बहुत रिफाइंड इंजन है, स्मूथ है। परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा लैगी जरूर है। देखो ये जो इंजन बे का पार्ट है ना, ये बहुत ही पतली सी प्लास्टिक के साथ में आता है, बहुत हार्ड प्लास्टिक या कोई ऐसा मेटल इस्तेमाल नहीं किया प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि जो इंजन का एक्सेस है ना, ये देखो भाई बहुत ऊपर है इंजन माउंटेड, तो नीचे से तो ये कभी डैमेज नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये लगता हो कि यार ये प्लास्टिक जो है वो ऐसा क्यों दे दिया पतला, तो मेरे भाई गलत हो आप। इंजन की प्लेसिंग ही बहुत ऊपर है, तो ये डैमेज पॉसिबल है ही नहीं कि नीचे से कभी ऊपर की तरफ डैमेज हो। यानी गाड़ी का जो बोनेट है वो हल्का है, एंड अच्छा हुआ कि ये हल्का है क्योंकि बहुत सी गाड़ियां मैंने देखी है भाई साहब, उनका बोनट उठाना महाभारत हो जाता है। वाइपर को लेके आपको कोई एक्स फैक्टर या प्रीमियम फीलिंग नहीं आने वाली है। दीज आर द रेगुलर वाइपर जो आप स्विफ्ट जैसी गाड़ियों में भी देखते हो, विक्टोरियस में भी यही आता है, ऑल्टो जैसी गाड़ियों में भी देखते हो सकता है कि साइज चेंज हो जाए, लेकिन जो इसका टाइप है वो रिमेन सेम, तो इसको कोई एक्स फैक्टर प्रीमियम फैक्टर नहीं दे रहा है।
तो ये क्लीन भी बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा आपको नॉर्मल कोई भी XYZ वाइपर करता है। देखो ये जो गाड़ी है ना, डिजाइन के मामले में काफी बैलेंस नजर आती है और फ्रंट में इसका यूनिक डिजाइन जरूर है, बट जैसे जैसे आप साइड प्रोफाइल होते हुए पीछे की तरफ जाओगे ना, तो डिजाइन थोड़ा ना मैं कहूंगा कि सब्जेक्टिव बनता हुआ चला जाता है। पोलराइजिंग डिजाइन है इसका रियर में, स्पेशली ये जो डॉटेड यहाँ पर लैंप्स दिए गए हैं, जो कनेक्टिंग तो है लेकिन इनके अंदर डॉट्स जो है वो लगाई गई हैं, इनको लेके इनके बाद जलने के बाद में थोड़ा सा डिजाइन पोलराइजिंग जरूर लगता है। मेरे ओपिनियंस कुछ ऐसे हैं, हो सकता है कि आपका काफी डिफरेंट हो, आपको डिजाइन पीछे से काफी अच्छा लग रहा हो। डिजाइन आर समथिंग जो सच में भाई ये सब्जेक्टिव है, ये कोई भी इसके ऊपर ना प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि कौन सा डिजाइन किसको कब पसंद आ जाए। लोग BE6 को भी बेहतरीन डिजाइन बोलते हैं और लोग उसको बोलते हैं कि भाई ये तो ओवर एग्रेसिव है, अननेसेसरी के इतने सारे कट्स एंड कर्व्स हैं। तो यू नेवर नो, तो टोटली डिपेंड अपॉन योर टेस्ट एंड ऑल्सो एज फैक्टर भी बहुत रिलेट करता है। ये गाड़ी का जो डिजाइन है वो 45 से अबव लोग जितने भी है ना, उनको काफी अट्रैक्ट कर सकता है ये डिजाइन। पर ऑन द अदर एंड जब यूथ की बारी होती है तो ये डिजाइन हो सकता है कि उनको थोड़ा पोलराइजिंग लगे। बट अगेन एक चीज और मैं बता दूं, यूथ को पसंद आने वाले हैं इसके इंटीरियर्स एज वेल एज फीचर लिस्ट। अब दोस्तों ये जो स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है ना, आपने बहुत सारी गाड़ियों में वैसे तो देखी हुई है, इसमें 10.1 नहीं आती है, इसमें आती है रेगुलर 7 इंच के आसपास की स्क्रीन। यहाँ पे USB-A टाइप दिया गया है इवन इन द ZXi वेरिएंट, और आपको यहाँ से USB-A टाइप इसमें लगाना पड़ेगा जिससे आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हो। और एक बार आपने कनेक्ट किया तो मतलब ईजी टू कनेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन मिलेगा आपको, बट क्योंकि आपके पास में USB-C टाइप का ऑप्शन है पीछे और आगे USB-A टाइप का ऑप्शन है, तो ये सफिशिएंट होगा। मुझे लगता नहीं कि आप वायरलेस ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि एक तो उससे ओवरहीटिंग के इश्यूज जरूर है फोन में। दोस्तों गाड़ी के अंदर स्टोरेज स्पेसेस की कमी नहीं है, आपके पास में आर्म रेस्ट में है, यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है, इधर वायरलेस में है, यहाँ पर कैन होल्डर्स हैं एंड एक ग्लव बॉक्स है। यहाँ पर भी बड़ी वाटर बॉटल इजिली आप अकोमोडेट कर सकते हो विद सम स्टोरेज स्पेस, इधर भी आपको ऑफर की गई है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ ना, तो ये मतलब प्रैक्टिकलिटी के मामले में कोई कमी नहीं है एंड स्पेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि यहाँ सेकंड रो में भी अंडर थाई सपोर्ट, नी रूम या लेग रूम की कमी नहीं है। हालांकि मेरे पैर हल्के से फंसते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ दिस 7D 3D 10D व्हाटसोएवर मैट दीज आर, इनकी वजह से। बट रिक्लाइन एंगल इज पोजीशन गुड, बेहतरीन है यहाँ पे, ये चीज मुझे रियलाइज हो रही है। इसके अलावा आपके पास में ये एडजस्टेबल का ऑप्शन तो है, बट ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं डाल दे रहा है इसका एडजस्टमेंट। ये मेरे ख्याल में 60:40 के लिए ज्यादा सुपीरियर एडजस्टमेंट तो नहीं है ये। हाँ, एक एडवांटेज आपको बताना भूल गया, जब आप CNG अंडर बैली करते हो तो 60:40 सीट्स भी इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल अगर आप बूट में CNG को रख रहे हो। तो देखो इस सेगमेंट में CNG गाड़ियों की एक्चुअली कमी है इस सेगमेंट में। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां वो सारी मारुति सुजुकी सोचती तो हैं, जिनमें से हाईराइडर है जो टोयोटा बेचती है, अगर ग्रैंड विटारा है जो मारुति सुजुकी बेचती है, एंड दिस इज द थर्ड वन। बट इन तीनों में से खरीदें कौन से? और इन तीनों के अलावा आपके पास में एक और गाड़ी है जिसका नाम है एलिवेट। अब देखो एलिवेट अगर आप लेना चाहते हो तो आप अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस खराब करोगे। आपको प्रीमियम कैरेक्टर तो देती है गाड़ी, लेकिन उसके साथ में जब CNG किट लग जाती है ना, वो भी आफ्टर मार्केट, तो वो ऐसा ना बहुत ही अजीब सा अनरिलायबल सा एनवायरमेंट देती है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब होता है। इन गाड़ियों के साथ में वो समस्या नहीं है। इन गाड़ियों के साथ में आपको परफॉर्मेंस तो थोड़ा सा लगेगा यार ऐसा परफॉर्मेंस नहीं मिलता मुझे, हालांकि इनके CNG और पेट्रोल में कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप इन तीन गाड़ियों में हाईराइडर, ग्रैंड विटारा एंड विक्टोरस में अगर कंसिडर करना चाहते हो, मेरे ख्याल में विक्टोरस अभी भी सस्ते में अफोर्डेबल ऑप्शन में, इन तीनों के अफोर्डेबल ऑप्शन में ज्यादा फीचर्स देती है, ज्यादा रिच है इन इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स, एंड मैं कहूंगा कि एक्चुअली में ना प्रैक्टिकल भी ज्यादा है ये बिकॉज ऑफ इट्स बूट मैनेजमेंट। हाँ, आपको एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो है स्पेयर व्हील का ना होना। देखो इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता है, जिसके वजह से एक ना एंजाइटी बनी रहती है। अभी भी मैं जैसे इसको लॉन्ग ट्रिप पे लेके गया ना, तो दिल में एक यही चीज बनी रही कि यार रात में अगर 12-1 बजे आपकी गाड़ी का टायर फट जाता है ना, इट इज गोइंग टू बी हेल हेफ्टी फॉर यू। वो सिचुएशन ना ऐसी हो जाती है फिर कि यार अननोन रास्तों पे अगर आप रुक गए, वहां पर कोई सोर्स नहीं है जो आपके साथ में आपकी हेल्प कर सके, और वर्स्ट के सिनेरियो में अगर नेटवर्क नहीं है तो आप तो भैया गए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जरूर लगेगा, वरना ये ज्यादा प्रैक्टिकल बनती है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप 1500-2000 के आसपास ना एक्स्ट्रा खर्च करके एक छोटा स्पेयर व्हील जो एक्चुअली विक्टोरस के अंदर फिट हो जाता है वो खरीद लो। भले उसमें टायर वगैरह थोड़ा ऐसा लगा लो जो वियर आउट टायर है, जो 1500-2000 के अंदर ये रिम और टायर के साथ में दोनों आ जाएंगी। जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे चलो ना, इस पूरे सेटअप को रख लो गाड़ी के अंदर। ये जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको पीस ऑफ माइंड देगा।
सो 53.3 किलोमीटर चली है 2 kg सीएनजी में। दैट कम्स आउट टू बी 26.5 किलोमीटर पर केजी का माइलेज। और सोचिए क्यूमुलेटिव माइलेज है, यानी कि हाईवेज 30% एंड 70% इनटू द सिटीज। अब देखो दोस्तों, ये सीधी सी बात है कि अगर ये हाईवेज पे ही चलाई जाए तो मुझे उम्मीद है कि 30 के माइलेज को भी क्रॉस कर सकती है। और लॉन्गर ड्यूरेशन में 500-600 किलोमीटर अगर आप चल रहे हो और आपको जो है वो सीएनजी स्टेशन मिलते चले गए, एंड ऑन द अदर एंड अगर आप बिल्कुल भयंकर एसी के साथ में इसको लेके चल रहे हो गर्मी में, तो तकरीबन 22 से लेके 24 किलोमीटर पर केजी का माइलेज तो बहुत आराम से निकाल सकती है इन द सिटीज। ये मैं लोअर एंड अपर लिमिट दोनों ही मैंने आपको बता दी है। सो दोस्तों, विक्टोरियस लेने लायक प्रोडक्ट है कि नहीं? देखो, मेरे को ये गाड़ी काफी जम रही है। इट कैन बी अ फैमिली कार, इट कैन बी एन इंडिपेंडेंट कार, इट कैन बी योर डेली कम्यूट। तो वो गाड़ी अगर आपको एक परफेक्ट मिक्सचर चाहिए ना एक गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर फीचर्स हो, कंफर्ट हो, बढ़िया माइलेज हो, एंड अगर परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी नहीं है, मेरे ख्याल में सीएनजी में आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हो। और हाँ, सीएनजी आपको चाहिए ही चाहिए इन द प्राइस फ्रेम ऑफ 12.5 से 16-16.5 लाख रुपए। मेरे ख्याल में इससे बेहतर डील आपको मिलेगी नहीं, और एक्चुअली है भी नहीं तो फिर मिलेगी कैसे? ग्रैंड विटारा एंड हाइराइडर इज द ओनली ऑप्शन। हाईली रिकमेंडेड। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, एंड टेक केयर।